अपना पसंदीदा शो देश का सवाल शुरू हो उसके पहले मैं आपको सीधे लिए चलता हूं राज्यसभा, जहां देश के गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं। हम हर पल उखाड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। सभापति महोदय, तीसरी बात मैं जम्मू कश्मीर की रियासत के आवाम के लिए रखना चाहता हूं कि सरकार कटिबद्ध है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, मगर सम विकास। अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों के सम विकास के लिए काम किया जाए और तीनों के विकास के लिए आगे बढ़े। किसी के साथ कभी भी कोई भी प्रकार का ऊंच नीच का विकास के मामले में व्यवहार नहीं होना। सभापति महोदय, काफी सदस्यों ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी का एक मशहूर कोट था कि कश्मीर समस्या का समाधान जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत। मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भी अटल जी के रास्ते पर जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के रास्ते पर ही चले। मगर जब मैं जमहूरियत कहता हूं तो विधानसभा के 87 सदस्यों तक इसको सीमित मत रखें। आजाद साहब ने कहा 125 लोग घेर बैठे। मैं आजाद साहब को कहना चाहता हूं, सदन के माध्यम से संपूर्ण जम्मू कश्मीर की आवाम को कहना चाहता हूं, ये बात सही है, एक विशिष्ट परिस्थिति के कारण 87 लोग 125 लोग घेर बैठे, घर पर बैठे। मगर साहब, मैं ये भी बात आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि इतने साल हो गए, 70 साल से 40,000 लोग घर पे बैठे थे जो पंच सरपंच बनने का अधिकार रखते। 73 और 74वां जो संविधान संशोधन आया, मैं पूछना चाहता हूं क्यों आज तक नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराए? चुनाव की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। क्या पंच सरपंच को अधिकार नहीं है लोकतंत्र का? क्या पंच सरपंच को अधिकार नहीं है अपने गांव का विकास खुद करने का? क्या पंच सरपंच को अधिकार नहीं है अपने गांव का पैसा कहां पहले खर्च किया जाएगा उसकी प्रायोरिटी तय करने का? क्या तहसील पंचायत का कोई अध्यक्ष नहीं होना चाहिए महोदय? सीमन कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए? कोई मेयर नहीं होना चाहिए? क्यों आज तक इस पर चिंता नहीं हुई? ये नरेंद्र मोदी सरकार ने जमहूरियत को गांव तक पहुंचाने का। और मैं उस सदन में भी कहा, जमहूरियत 3 परिवारों के लिए सीमित नहीं रहनी चाहिए। जमहूरियत नीचे तक, गांव तक जानी चाहिए, 40,000 पंच सरपंचों तक जानी चाहिए और ये ले जाने का काम हमने किया। आजाद साहब ने कहा कि अच्छी बात है चुनाव में एक भी खून का कतरा नहीं बहा। लोकसभा के चुनाव में भी खून का कतरा नहीं बहा। आजाद साहब, ये वास्तविकता है, रिकॉर्ड की बात। सिर्फ हम अपनी बढ़ाई के लिए नहीं कह रहे। हो सकता है और कोई सरकार कराएगी तो उसका भी हम तो वखान करेंगे, ये वास्तविकता है। और इसका और विधानसभा के चुनाव के बीच में क्यों नहीं हुआ, ये बात पर मैं बाद में आता हूं। यहां तक कश्मीरियत की बात, मान्यवर, हम भी मानते हैं कि कश्मीरियत को संभालना। मैं आज इस सदन के माध्यम से देश की जनता को एक बात पहुंचाना चाहता हूं और मेरे जहन में एक सवाल उठता है, वो भी रखना चाहता हूं। शायद आजाद साहब अब बोलेंगे नहीं, मगर जब पर्सनली मिले तब मेरी बात का समाधान कर पाए। मैं पूछना चाहता हूं कि सूफी परंपरा जो थी वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थी साहब? पूरे देश के अंदर सूफी परंपरा का सबसे बड़ा गढ़ हमारा जम्मू और कश्मीर रहता था। कहां चले गए सूफी? किसने निकाल दिया उनको? किसी ने एक शब्द उनके लिए क्यों नहीं बोला? क्या वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थे? कश्मीरी पंडित जो देश भर के अंदर, अपने ही देश के अंदर दर दर की ठोकर खा रहे, उनको घरों से निकाल दिया गया। इतने ढेर सारे इनके धार्मिक स्थानों को तोड़ लिया गया, भगा दिया गया। वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थे? मान्यवर, वो भी कश्मीरियत का हिस्सा है। अगर आवाज कश्मीरी पंडितों के लिए आती, सूफी परंपरा के लिए आती, सूफी संतों के लिए आती और कश्मीरियत की बात करते, तो मैं भी मानता कि कश्मीरियत के लिए सबकी चिंता है। मगर जब सूफी पर हमला हुआ, पूरे संप्रदाय को खदेड़ दिया गया,
सारे सूफी संतों को एक एक कर चुन चुन कर मार दिया गया, क्योंकि एकता की बात तो वो करते थे मान्यवर, वो करते थे हिंदू मुस्लिम एकता की बात, भारत की बात वो करते थे। उनको भगा दिया गया। जिस कश्मीरी पंडितों ने गद्दा के समय से सालों तक कश्मीर के अंदर रहकर एक कश्मीरी परंपरा को ताकत देने का समय, चाहे किसी भी का राज हो, रणजीत सिंह जी का राज रहा हो, मुस्लिम शासकों का राज रहा हो, चाहे हरि सिंह का राज रहा हो, इन्होंने कश्मीर को खुद का माना। आज वो लोग कश्मीर से मान्यवर भगा दिए। मैं मानता हूं कि कश्मीरियत की बात करते हैं तब इनकी भी चिंता करनी चाहिए, कश्मीरी संस्कृति की भी करनी चाहिए और पूरे कश्मीर की करनी चाहिए। और मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है कि कश्मीर के अवाम की संस्कृति को संरक्षण हम ही करेंगे और इसको फिर से 10 का 10 बनाएंगे। एक समय आएगा मान्यवर, मैं निराशावादी आदमी नहीं हूं, एक समय आएगा वागश्री भवानी के मंदिर में कश्मीरी पंडित भी पूजा करते हुए दिखाई पड़ेंगे और सूफी भाई भी वहां पर दिखाई पड़ेंगे। वो समय आएगा मान्यवर, मैं निराशावादी शब्द नहीं हूं और इंसानियत की बात करते हैं। अटल जी ने इंसानियत की भी बात करी। मान्यवर, मैं ये पूछना चाहता हूं, इतने सारे स्कूल बंद हो गए, बच्चे अनपढ़, पूरी की पूरी पीढ़ियां अनपढ़ होने लगी, ये इंसानियत है। हमने काम किया है मान्यवर, राष्ट्रपति शासन के अंदर स्कूलें चालू कराना। हमने काम किया है राष्ट्रपति शासन के अंदर केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं। बाबू कभी कश्मीर के गांव में नहीं जाते थे, गुलाम नबी आजाद साहब यहां बैठे हैं, कभी नहीं जाते थे। ये 10 दिन के अंदर एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां बाबू नहीं गया है और योजनाओं को नीचे पहुंचाने का काम ये राष्ट्रपति शासन के अंदर। माने घर में गैस पहुंचता है, किसी बुढ़िया की झोपड़ी धुएं से मुक्त होती है, यही इंसान है। -डिग्री टेम्परेचर में घर में शौचालय नहीं है, महिलाओं की स्थिति की हम कल्पना कर सकते हैं? उनके घर में हमने शौचालय पहुंचाया मान्यवर, यही इंसानियत है। उनके घर के अंदर बिजली पहुंचाई है। कश्मीर के अंदर 70 साल में बिजली पहुंचाने वाले घर कोई गिन ले और हमारे 6 साल के अंदर बिजली कितने घरों में पहुंची, इसका हिसाब किताब कर ले मान्यवर, हम आगे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसी स्पर्धा होनी चाहिए, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं ये इंसानियत की बात है। कश्मीर के अंदर खाना पहुंचाना, सस्ता अनाज, गेहूं, चावल, दलहन कभी नहीं, बहुत तकलीफ होती थी। मैं तो सुनकर आया हूं आजाद साहब सरपंचों को, उन्होंने खुद कहा है मुझे मान्यवर, इस शासन के अंदर उनको खाना भी पहुंचा है। मान्यवर, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, वृद्धत्व का पेंशन आज डीबीटी के माध्यम से सीधा इसके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंचता है और बैंक का जो सहकर्मी है वो जाकर उनके घर पर पैसा देने की पद्धति को लागू करता है। आज वो 600 रुपया, 1000 रुपया उसको जीवन निर्वाह के लिए काम में आता है। मान्यवर, ये इंसानियत है। पूरे देश भर के अंदर मान्यवर 1 साल के अंदर आयुष्मान भारत योजना का कवरेज किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा है तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं जम्मू कश्मीर की। और ये इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का अप्रोच है कि कोई भी गरीब इलाज के बगैर अपनी जान न गवा बैठे। मान्यवर, यही इंसानियत है। तो हम तो जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत इसको ही लेकर आज चलते हैं और आगे पर इसको ही लेकर चलेंगे, मगर इससे कोई एक मतलब न निकाल दे कि भारत को तोड़ने वाली बात करने वालों के साथ भी यही रवैया रहेगा। हमारा अप्रोच स्पष्ट है, जो भारत को तोड़ने की बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा और जो भारत के साथ रहना चाहते हैं उसके कल्याण की हम चिंता। और मैं पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को कहना चाहता हूं, विशेषकर घाटी के भाइयों बहनों को कहना, किसी को डरने की जरूरत नहीं। ये दहशत जो फैलाई जा रही है, जो प्रचार हो रहा है, अपप्रचार हो रहा है, गुमराह करे, मत डरिए आप। एक बार अपने आप को भारत के साथ जोड़िए। भारत सरकार की जिम्मेदारी है आपके जानो माल की सुरक्षा करने की, आपके जीवन में कुछ ठीक ढंग से जाएंगे। भारत के कोई भी सूबे के अंदर
जितना सुख सुविधा पहुंचा है वो सभी घाटी के लोगों को मिलना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार का मानना है। लद्दाख के अंदर बहुत सालों से हिल काउंसिल की मांग थी मान्यवर, मगर हिल काउंसिल बनाई नहीं जाती थी क्योंकि लद्दाख बहुत दूर का क्षेत्र है। इतिहास और भूगोल का बहुत वर्णन आजाद साहब ने किया। उनको वो तो 20 साल 91 तो बन गया, तब से कई इलेक्शन हो गए। हमने अधिकार दिया, अधिकार भी तभी दिए थे, हमने अधिकार दिया। मैं आता हूं, फाइनेंस साहब कैबिनेट मिनिस्टर पहले दर्जे दिए तब। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहली बार आर्थिक अधिकार और उनके फैसले खुद को करने का अधिकार हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए। मान्यवर, अभी जब सारे सदन के सदस्य चर्चा कर रहे थे, मैं इनकी चिंता से मैं भी सहमत हूं। आर्टिकल 356 का उपयोग कम से कम करना चाहिए, हम भी मानते हैं, हम भी जानते हैं और हम भी ये स्पिरिट के साथ सहमत हैं। मगर जब यहां बैठे हो तब एक बात और वहां बैठे हो तब दूसरी बात मान्यवर कम से कम नहीं करना चाहिए। मैं थोड़े आंकड़े, क्योंकि विषय उठाया गया है, सदन के सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, जब से देश आजाद हुआ तब से इस देश में कुल 132 बार 356 का अप्लाई हुआ, ये गिनकर 132 बार। कांग्रेस पार्टी ने 93 बार, अकेली कांग्रेस पार्टी ने 93 टाइम 356। मैं एक बात के लिए चर्चा करनी है तो भी सदन के अंदर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। हमने तो परिस्थिति जन्य 356 का उपयोग किया है। आपने तो केरल के अंदर सबसे पहली कम्युनिस्ट सरकार को खिलाकर 356 का दुरुपयोग कैसे हो सकता है, इसकी शुरुआत ही आपके समय में हुई थी। और मैं नाम दूंगा तो फिर से लगेगा कि किसके समय में हुई थी, मेरे इतिहास का हिस्सा है, श्री जवाहरलाल नेहरू के समय पर हुई थी। ये 356 कम से कम कांग्रेस के मित्र और ऑपोजिशन के मित्र कम बुला करे तो अच्छा है। मान्यवर, एक बात आती है, प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों के अध्यक्ष को बुलाया, लोकसभा के स्पीकर साहब ने सभी दलों के नेता सदन को बुलाया। एक बात आती है कि बिलों की चर्चा कमिटियों में नहीं हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे सभा के स्पीकर साहब ने सभी दलों के नेता सदन को बुलाया। एक बात आती है कि बिलों की चर्चा कमिटियों में नहीं हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी हो, लोकसभा की, राज्यसभा की या सिलेक्ट कमेटी। कमेटियों के अंदर कम बिल जाते हैं, तो बात सही है। हम प्रयास भी करेंगे सुधरने का, व्यवस्था को सुधारने का, मगर जब अर्जेंसी होती है तब बिल को यहां लाते हैं और हम बिल के अंदर पर्याप्त चर्चा करने में आज भी मान्यवर 8 बजने वाले हैं। समय देने में कोई कमी, सभी दलों ने अपना विचार रखा है, मगर मैं थोड़ी बातें रिकॉर्ड पर रखना हूं। माननीय अध्यक्ष, रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए, कम से कम इस सदन का रिकॉर्ड क्लियर रखना है। यूपीए 2 के अंदर मान्यवर टोटल 180 बिल आए यूपीए 2 के अंदर, और 180 बिलों में से 125 बिल एक भी कमेटी के सामने नहीं गए थे। 180 में से 125। मान्यवर, यूपीए 1 में 248 बिल आए। गुलाब नबी साहब 10 साल मंत्री रहे, हमारे आदरणीय आनंद जी भी रहे। 248 बिल आए, उसमें से 207 बिल कमेटी के सामने नहीं गए, एक भी कमेटी के सामने। और मैं हमारा रिकॉर्ड भी रखना चाहिए मान्यवर, उनका कह रहा हूं तो हमारा भी कहना चाहिए। हमारे समय के अंदर 180 बिल आए, इसमें से 124 कमेटी के अंदर जाकर आए। रिकॉर्ड हमारा अच्छा है, फिर भी हम चाहते हैं कि जब जल्दबाजी नहीं होगी, जरूर इस पर विचार करेंगे, मगर जब विचार करते हैं कोई चीज पकड़ा दे तो अपने समय में क्या हुआ था ये भी जरा सोचकर बोलिए, तो जनता को भी अच्छा लगेगा, सदन को भी अच्छा लगेगा। मान्यवर, मान्यवर चुनाव की बात करी,
जो आज जो मैं संकल्प लेकर आया हूं, इस पर स्वाभाविक रूप से सबने चुनाव की बात कही, सबने इसके समर्थन का विश्वास दिलाया। इसके लिए भी मैं सरकार की ओर से गुलाम नबी साहब और बाकी सभी दलों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि कश्मीर समस्या पर हम एक मत हैं। मान्यवर, जब तक चुनाव का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं, एक मुद्दा बार बार उठा गया कि विधानसभा और पंचायतों के चुनाव हुए, खून का कतरा नहीं बहा, लोकसभा के चुनाव हुए, खून का कतरा नहीं बहा। तो स्थिति अच्छी है, चुनाव होने चाहिए। और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में क्यों नहीं हुए? भाई हम तो कहते हैं देश भर के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ हो, आप ना बोलते हो, और यहां क्यों नहीं हुए इसकी भी मैं बात करूं। मान्यवर, हम तो कहते हैं कल अभी हाँ बोल दे, कल मैं बिल लेकर आ जाऊं लोकसभा के अंदर और पूरे देश भर के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है मान्यवर। परंतु अभी अरे सुन, बैठ के बात नहीं साहब, मैंने धैर्य से कान पर मशीन लगाकर सबको सुना है। मेरी अपेक्षा है सब मुझे भी सुने और आप मुझे रक्षण दीजिए साहब। दूसरा मुद्दा आया है कि दो चुनाव साथ में क्यों नहीं हुए, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस सदन के सामने, आपकी सारी बातों को सम्मान से मानने के बाद स्पष्ट करना चाहता हूं। श्रीमान, लोकसभा के चुनाव के अंदर सिर्फ 6 सीट होती है, प्रत्याशियों की संख्या कम होती है। हम सबको मालूम है, आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी स्थिति हम नहीं निर्माण कर पाए। सभी दल मिलकर, मेरा सामने विपक्ष में सभी दल मिलकर, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, मगर ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं हो पाया कि प्रत्याशियों को सुरक्षा दिए बगैर हम चुनाव कर पाए। तो विधानसभा के चुनाव कराने हैं, कम से कम 1000 प्रत्याशी बढ़ते हैं मान्यवर। 1000 प्रत्याशियों के प्रचार, उनकी छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंग, उनके गांव में जाने के दौरे, उनकी बड़ी सभाएं, सभी राष्ट्रीय नेताओं का गांव तक का दौरा, ये सारों को जो सुरक्षा कवर देने का मामला है, साथ अर्थ में सुरक्षा बलों ने अपनी असमर्थता चुनाव आयोग के सामने जाहिर की थी कि चुनाव एक साथ अगर कराते हैं तो हम देश के बाकी हिस्सों में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी सुरक्षा बल की तैनाती करनी है, और इसलिए हम चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। विधानसभा और लोकसभा किसी को शौक नहीं है राष्ट्रपति शासन के जरिए शासन करने का। आजाद साहब, हमारे पास सरकारों का अकाल नहीं, ईश्वर की कृपा है, मोदी जी लोकप्रिय है, 16 सरकारें हैं साहब, हमारे पास सरकारों का अकाल नहीं, 16 सरकारें, किसी को शौक नहीं है। मगर साथ अर्थ में सुरक्षा कंसर्न के कारण ही चुनाव नहीं कराए गए थे। अब चुनाव क्यों नहीं कराए? इसलिए कि लोकसभा के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के दौरान भी रमजान था, उसके बाद में अमरनाथ यात्रा आती थी, इसलिए चुनाव फिलहाल न कराने का सुरक्षा बलों का ही सजेशन था, जम्मू कश्मीर सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन का था, और ये फैसला चुनाव आयोग ने लिया। आदतन गुलाम नबी साहब बोल दिए कि आप करा दो चुनाव, हम कांग्रेस नहीं है साहब, हमारे समय में तो चुनाव आयोग ही चुनाव कराता है, आप जब थे तब ऐसा था कि सरकार ही चुनाव करा देती, हम तो नहीं कराते, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, जो उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है मान्यवर। मैं कैसे करा दूं बता? अगर मैं कराता हूं तो एक गिलास पानी पीकर अभी कह दूं चलो कल से चुनाव, मगर बाद में आप कहेंगे चुनाव आयोग भी आप चला रहे हो। मैं नहीं चलाता चुनाव आयोग, मेरे मन में भ्रांति भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है मान्यवर, चुनाव मैं नहीं करा सकता, मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि चुनाव कराने की स्थिति जब भी चुनाव आयोग मानेगा और सरकार को इंगित करेगा, हम एक दिन की भी देरी नहीं करेंगे, तुरंत चुनाव में। इतना मैं सदन को निश्चित रूप से कह सकता हूं। मान्यवर, अभी राम गोपाल जी शायद गलती से बोल गए हैं, मगर मैं एक बात रिकॉर्ड पर नहीं रही, इसलिए क्लियर करना, पूरा कश्मीर विवादित है, कुछ विवादित नहीं है राम गोपाल जी, ना कश्मीर विवादित है, ना पाक ऑक्यूपाई कश्मीर विवादित है, ये सब भारत का अभिन्न अंग है। मैं कश्मीर विवाद, मैंने कहा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारी है, उसकी भी बात। साहब, आपकी भावना यही होगी, मगर आपका भाषण भी करेक्ट करा लीजिए, मैंने ध्यान से सुना। मैं ऐसा नहीं कहता आप मानते हैं,
मगर रिकॉर्ड क्लियर करने के लिए मैं बोल रहा हूं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि पीडीपी के साथ गठबंधन आपने क्यों करा। मैं आज इस सदन के माध्यम से सभी सदस्यों को और देश की जनता को भी कहना चाहता हूं, पीडीपी के साथ हम गठबंधन करें, ये हमारा फैसला नहीं था, जम्मू कश्मीर की जनता का फैसला था। ये खंडित जनादेश मिला था मुझे, और खंडित जनादेश भी इस प्रकार का मिला था कि जिसके अंदर कोई भी दो दल अगर इकट्ठा नहीं होते हैं तो बहुमत की संभावना ही नहीं। एनसी ने अपना रुख कायम कर दिया था, कांग्रेस ने अपना रुख कायम करते हुए उनकी संख्या से सरकार बन नहीं सकती थी। मान्यवर कोई कम समय नहीं गया था, काफी समय तक उस वक्त भी राष्ट्रपति राज्यपाल शासन रहा। जब कुछ नहीं हुआ तब एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हम आगे बढ़े और हमने सरकार बनाई थी। मगर जब हमें लगा कि अलगाववाद को बढ़ावा मिल रहा है, पानी सर के ऊपर जा रहा है, हमने तनिक भर भी देर नहीं करी, समर्थन वापस लिया और हम सत्ता से। ये सरल नहीं होता है गुलाम नबी साहब। एक उदाहरण बताए कांग्रेस पार्टी कि वो सत्ता में और छोड़कर निकले, एक उदाहरण मैं तो नहीं ढूंढ पाया। 55 की आयु मेरी भी हो गई, मिलता नहीं। हम तो छोड़कर निकले हैं साहब, और कश्मीर के लिए निकले हैं, घाटी के लिए निकले हैं, कश्मीर की जनता के लिए। महोदय, उस वक्त वहां जब राज्यपाल शासन लगाया गया, उस वक्त भी पूर्ण प्रयास किए गए थे कि सरकार बने। वोरा साहब गवर्नर थे और सरकार बनाने के पूरे प्रयास किए थे, मगर जब कोई आया नहीं तो राष्ट्रपति शासन हुआ। मान्यवर डेरेक ओबेरॉय जी बड़े सम्मानित नेता हैं और उनके मन में थोड़ा मेरे विभाग के लिए मलाल कि हमने 2 एडवाइजरी इश्यू कर दिए एक सप्ताह के अंदर वेस्ट बंगाल को। और उन्होंने मुझे पूछा मान्यवर कि आपने बिहार को क्यों नहीं करा, इतने बच्चे मरे। मुझे लगा इतने वरिष्ठ, मैं तो थोड़ा कंफर्म ही था, फिर भी मुझे लगा इतने वरिष्ठ नेता, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता अगर ये कह रहे हैं तो मुझे क्रॉस चेक करना चाहिए। मैंने डिटेल मंगाया। ओबेरॉय साहब, आपके जानकारी के लिए गृह मंत्रालय आवश्यकता अनुसार व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए ही एडवाइजरी इश्यू करता है। हेल्थ कारणों के लिए एडवाइजरी इश्यू करने का अधिकार उत्तर प्रदेश भी कहता हूं, बैठे ना, उत्तर प्रदेश भी कहता हूं। और हमने आपको एडवाइजरी इश्यू कोई स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम के लिए नहीं की, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए एडवाइजरी की है, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए बड़ा गंभीर खतरा है। और उत्तर प्रदेश में मैं आपको कहना चाहता हूं, एक भी राजनीतिक कार्यकर्ता की राजनीतिक कारणों से हत्या नहीं हुई है हमारी सरकार बनने के बाद। राजनीतिक कार्यकर्ता, अरे सदन के अंदर ये मसला उठाने की जगह मेरा तो अपील है, और मैं इस ग्रुप के माध्यम से सुश्री ममता बनर्जी को भी अपील करना चाहता हूं कि वहां शांति जल्दी बहाल हो। आपका संवैधानिक दायित्व है और तुरंत करना चाहिए, और सलाह देने का मान्यवर मेरा अधिकार है, तुरंत करना। ये जो पॉलिटिकल किलिंग्स हो रहे हैं, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं, इसको रोकना चाहिए, इसको तुरंत बंद करना चाहिए। मान्यवर, एक उन्होंने बताया कि प्रसन्न आचार्य जी ने कहा कि ये जो आरक्षण का विधेयक है वो यहां पारित करने के बाद विधानसभा में पारित करने की जरूरत है या नहीं। जरूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से आचार्य जी को बताना चाहता हूं, जरूरत नहीं है। अभी विधानसभा के सारे अधिकार यही 2 सदनों में निहित है। यहां जो कानून बनता है वो अंतिम स्वरूप लेता है, परंतु जब भी असेंबली अस्तित्व में आएगी, वो अगर इसमें बदल करना चाहती है तो उनके अधिकार बने हुए हैं। आपने पूछा था, इसलिए मैंने आपको बताने का कष्ट किया। डेरेक ओबेरॉय साहब ने एनआरसी की बात करी, उनका एक नजरिया हो सकता है, उनकी पार्टी का नजरिया स्पष्ट भी है, चुनाव में भी बोले हैं, और सब पार्टियों को अपना नजरिया रखने का अधिकार है मान्यवर। मगर मैं सरकार का संकल्प आपके माध्यम से ग्रुप के सामने
दोहराना चाहता हूं।